एक 14 साल की लड़की अपने ही घर के अंदर एक बंद कमरे में मृत पाई जाती है। मतलब सुनने में ये एकदम किसी सस्पेंस नॉवल की शुरुआत लगती है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो दस्तावेज और जांच रिपोर्ट्स आज हम इस गहन चर्चा में देखने वाले हैं वो बताते हैं कि कैसे असल जिंदगी में शुरुआती 24 घंटों की जो गलतियां होती हैं ना, वो किसी मामले को देश का सबसे बड़ा रहस्य बना सकती हैं। सही कहा आपने। तो आज हम 2008 के नोएडा के उस आरुषि और हेमराज हत्याकांड की गहराई में जा रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ वो टाइमलाइन दोहराना नहीं है, बल्कि उस क्यों और कैसे को समझना है जिसने इतनी सीधी जांच को पूरी तरह उलझा दिया। शुरुआत 16 मई 2008 की सुबह से होती है। आरुषि का शव उसके कमरे में मिलता है। घर में माता पिता मौजूद है और उनका नौकर हेमराज वो गायब है। और पुलिस बिना कोई फोरेंसिक जांच किए तुरंत यह मान लेती है कि हेमराज ही कातिल है। पर मुझे ना यहाँ एक बात खटक रही है। मतलब ये तो अगाथा क्रिस्टी की किसी लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसा हो गया। हाँ, लॉक्ड रूम मिस्ट्री, बिल्कुल। मतलब उपन्यासों में तो डिटेक्टिव ये खोजता है कि बिना दरवाजा तोड़े कोई अंदर कैसे आ सकता है, लेकिन यहाँ पुलिस ने कमरे की वैज्ञानिक जांच को ही पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ऐसा क्यों? देखिए, यही इस केस की सबसे बड़ी चूक थी। जब दरवाजे पर कोई टूट फूट या फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, तो इसका सीधा मतलब था कि या तो कातिल के पास चाबी थी या फिर दरवाजा अंदर से खोला गया था। अच्छा। हाँ, लेकिन पुलिस ने इस तार्किक वैज्ञानिक पहलू को किनारे रख दिया और बस उस गायब नौकर को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो पुलिस हेमराज को पूरे शहर में तलाश रही है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि उन्हें घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ठीक अगले दिन यानी 17 मई को उसी घर की छत पर हेमराज की लाश मिल जाती है। और यही इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट था, जिसने पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया। पर यह बात ना सच में हजम करना मुश्किल है। मतलब घर की छत पर एक लाश पड़ी है और पुलिस को पूरे एक दिन तक पता ही नहीं चला। ये कैसे संभव है? ये इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित ही नहीं किया। मतलब सिर्फ पीला टेप लगाना काफी नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट्स बताती हैं कि घर में मीडिया वाले सोफे पर बैठे थे, रिश्तेदार और बाहरी लोग फर्श पर मौजूद खून से सने निशानों पर बेरोक टोक चल रहे थे, और जिस छत पर लाश थी उसका दरवाजा बंद था। तो उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं? नहीं, पुलिस ने बस ये मान लिया कि चाबी नहीं मिल रही है तो ताला तोड़ने की मेहनत कौन करे। बाप रे। मतलब अगर वो ताला पहले ही दिन टूट गया था तो शायद छत पर खून के ताजे निशान और उंगलियों के छाप बच जाते। एग्जैक्टली। इस भारी लापरवाही का सीधा नतीजा ये हुआ कि 90% से ज्यादा प्रत्यक्ष सबूत हमेशा के लिए खत्म हो गए। और जब सीधे सबूत मिट गए तो जांच एजेंसियों को सिर्फ परिस्थितियां जन्य साक्ष्यों, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सहारा लेना पड़ा। पहले नौकरों का नार्को टेस्ट हुआ पर कुछ नहीं मिला। फिर सीबीआई ने एक नई थ्योरी दी कि हत्या गोल्फ क्लब और सर्जिकल ब्लेड से हुई है, और उन्होंने शक की सुई सीधे माता पिता की तरफ घुमा दी। लेकिन रुकिए, हत्या का हथियार तो कभी मिला ही नहीं था ना। तो क्या बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ थियरी के आधार पर अदालत में केस साबित किया जा सकता है? देखिए, यही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें कोई स्मोकिंग गन या सीधा सबूत नहीं होता। जांच एजेंसी को घटनाओं की एक ऐसी कड़ी जोड़नी होती है जो बिना टूटे सिर्फ एक ही निष्कर्ष तक पहुंचे। तो 2013 में निचली अदालत ने सीबीआई की इसी थ्योरी पर विश्वास करके माता पिता को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। हाँ, लेकिन फिर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया। कोर्ट ने तो सीबीआई की इस थ्योरी को एकदम असंभव तक कह दिया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबूतों की वो कड़ी टूट चुकी थी। कानून सिर्फ पुलिस की बनाई कहानियों पर नहीं चलता। जब क्राइम सीन से कोई ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिलता ना, तो संदेह का लाभ हमेशा आरोपी को मिलता है। तो कुल मिला के बात वहीं आ जाती है कि अगर शुरुआत में वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया होता, जो कि मुझे आज के हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प पॉइंट पर लाता है। मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि तलवार दंपत्ति ने जांच के दौरान टच डीएनए टेस्ट की मांग की थी। हाँ, ये फोरेंसिक साइंस का एक बहुत अहम बिंदु है। खून के धब्बों से डीएनए निकालना तो आम बात है, लेकिन टच डीएनए ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दरवाजे के हैंडल को सिर्फ छू भी लेना, तो उसकी त्वचा की सूक्ष्म कोशिकाएं वहां छूट जाती हैं। अच्छा, और उनसे डीएनए निकाला जा सकता है? बिल्कुल। और रिपोर्ट्स के मुताबिक छत पर खून से सने हाथों के निशान थे। सोचिए, अगर उन शुरुआती 24 घंटों में क्राइम सीन को सील करके उस बंद दरवाजे या छत के निशानों से टच डीएनए लिया गया होता, तो आज कहानी कुछ और होती। हाँ, तो क्या आज दुनिया को ये नहीं पता होता कि उस रात उस बंद कमरे में असल में क्या हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सिस्टम की कमियों को उजागर करता है और इस रहस्य के साथ हमेशा गूंजता रहेगा।